कहानी की शुरुआत में बोनासेरा अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है, वो भी किसी पुलिस या जज से नहीं बल्कि गॉडफादर से, क्योंकि गॉडफादर ही थे जो अब उसकी बेटी को इंसाफ दिला सकते थे। मंचलो ने बोनासेरा की बेटी के साथ इतना बुरा किया कि अब उसे बर्तन धोने से लंबी छुट्टी मिल गई और वो काफ़ी दिन से वेंटिलेटर पर आराम फरमा रही है। डॉन वीटो कॉर्लियोनी, जिन्हें गॉडफादर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने बोनासेरा से पूछा कि वो सीधा उनके पास क्यों नहीं आया, पुलिस के पास जाने की क्या ज़रूरत थी। असल में बोनासेरा डॉन कॉर्लियोनी का पुराना दोस्त था, लेकिन बोनासेरा ने डॉन की दोस्ती हमेशा ठुकराई और अब जब वकील और जज उसके किसी काम नहीं आए तो वो मदद की भीख मांगते हुए डॉन के पास आ गया। उसने इस काम के लिए डॉन को पैसे भी ऑफर किए, लेकिन ये डॉन कॉर्लियोनी के लिए बेइज्जती की बात थी। उन्होंने कहा कि बोनासेरा, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तुम मुझे मेरी बेटी की शादी के दिन यूँ बेइज्जत कर रहे हो। फिर बोनासेरा ने डॉन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और डॉन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं द गॉडफादर। और दोस्तों, लेट होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी ज़रूरी काम था जिसे निपटाने में थोड़ा टाइम लग गया। बाकी अब वीडियोस रेगुलर आएंगी। तो आज डॉन वीटो कॉर्लियोनी की बेटी की शादी है। सभी लोग फैमिली फ़ोटो के लिए तैयार थे, मगर डॉन ने फ़ोटो खिंचवाने से मना कर दिया क्योंकि अभी तक उनका छोटा बेटा माइकल नहीं आया था। डॉन कॉर्लियोनी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। वो भले ही शहर का सबसे बड़ा डॉन है, लेकिन उसके कुछ असूल है जिन्हें वो कभी नहीं तोड़ता। उसके बड़े बेटे का नाम है सेंटिनो और एक है उसका गोद लिया बेटा टॉम हेगन, जो उसका वकील भी है। गॉडफादर वीटो कॉर्लियोनी लोगों से मिलते हैं और उनके वे काम कराते हैं जो कोई नहीं करा सकता। जैसे उन्होंने जॉनी सिंगर को हॉलीवुड की एक बड़ी पिक्चर में काम दिलाया। गॉडफादर काम कराने के लिए सामने वाले को एक ऐसा ऑफर देते थे जिसे वो ठुकरा ना सके। अब माइकल भी मिलिट्री से वापस आ गया, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड केट भी थी। केट ने यहाँ एक आदमी को देखा जो खुद से ही बातें किए जा रहा था। वो लूका ब्रासी होता है, डॉन कॉर्लियोनी का सबसे वफादार आदमी। वो डॉन से मिलने से पहले प्रैक्टिस कर रहा था कि उनके सामने बात क्या करनी है। फिर इन सब की एक फैमिली फ़ोटो खींची जिसमें माइकल ने केट को भी शामिल कर लिया। इसके बाद टॉम ने गॉडफादर को बताया कि सोलोजो द ड्रग डीलर की तरफ से एक ऑफ़र आया है। सोलोजो को कैश चाहिए था और उसके बदले वो ड्रग्स के धंधे में हिस्सेदारी देगा। साथ ही साथ उसे गॉडफादर के पॉलिटिकल कनेक्शंस भी चाहिए ताकि पुलिस उसका कुछ ना बिगाड़ सके। गॉडफादर ने अपने बड़े बेटे सेंटिनो से पूछा कि उसे इस बारे में क्या लगता है, तो सेंटिनो ने कहा कि सफ़ेद पाउडर में बहुत पैसा है और टॉम ने भी गॉडफादर को यही सलाह दी कि ड्रग्स में बहुत पैसा है और अगर वे अभी इस धंधे में नहीं उतरे तो उनके विरोधी इस धंधे में उतरकर उनसे ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे। गॉडफादर ने उनकी बात सुनी लेकिन कहा कुछ नहीं। मीटिंग के दौरान सोलोजो ने डॉन कॉर्लियोनी को 30% देने का वादा किया और कहा कि मुनाफा हर साल 2 से 3 गुना बढ़ता ही जाएगा। लेकिन डॉन इस ड्रग्स के धंधे को लेकर थोड़ा परेशान थे। डॉन कॉर्लियोनी ने सोलोजो को अपने हाथ से ड्रिंक पिलाई और उसे समझाई कि अगर वे ड्रग्स के धंधे में उतरेंगे तो उनकी पावर वैसे भी चली जाएगी, क्योंकि जब उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस को पता चलेगा कि अब डॉन कॉर्लियोनी गैम्बलिंग के बिजनेस के साथ साथ नशे का बिजनेस कर रहे हैं तो वे सब लोग उनसे मुंह फेर लेंगे और आखिर में ना तो उनके पास पॉलिटिकल कनेक्शन रहेंगे और ना ही पुलिस कनेक्शन। तभी सेंटिनो बीच में बोल पड़ा। डॉन ने इस बात पे सेंटिनो को चमका दिया। अपनी बात को खत्म करते हुए डॉन ने कहा कि मुझे तुम्हारे धंधे से कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तब तक जब तक कि वो मेरे बिजनेस के बीच में नहीं आता। और ये कहते हुए डॉन ने सोलोजो को उसके बिजनेस के लिए शुभकामनाएं दी और फिर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। सोलोजो के जाने के बाद डॉन ने सेंटिनो से पूछा कि उसे एकदम से क्या हो जाता है। डॉन ने उससे कहा कि परिवार से बाहर के आदमी को कभी भी ये जाहिर मत होने दो कि तुम क्या सोच रहे हो। डॉन कॉर्लियोनी सोलोजो को लेकर थोड़ा परेशान थे, इसलिए उन्होंने अपने वफादार लूका ब्रासी को बुलाया और उससे कहा कि वो सोलोजो के पास जाके ऐसे दिखाए जैसे वो कॉर्लियोनी फैमिली के साथ खुश नहीं है। लूका ब्रासी ने ऐसा ही किया। वो सोलोजो की गैंग में शामिल भी हो जाता, लेकिन सोलोजो ने बॉलीवुड पिक्चर्स देख रखी थी। उसे समझ आ गया कि गॉडफादर ने लूका ब्रासी को उसकी जासूसी के लिए भेजा है और फिर सोलोजो ने लूका ब्रासी को मरवा दिया। फिर उन्होंने डॉन कॉर्लियोनी के वकील टॉम हेगन को भी किडनैप कर लिया और आखिर में अपने प्लान को अंजाम देते हुए वीटो कॉर्लियोनी उर्फ गॉडफादर को बीच सड़क पे गोली मार गए, वो भी उनके बीच के बेटे फ्रेडो के सामने। बीच का मतलब बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा, और कुछ मत समझ लेना। यहाँ माइकल अपनी गर्लफ्रेंड केट के साथ घूम रहा था
तभी उन्हें न्यूज़पेपर में गॉडफादर वीटो कॉर्लियोनी की खबर दिखी, लेकिन न्यूज़पेपर में ये नहीं लिखा था कि गॉडफादर अभी जिंदा है या नहीं। इधर सेंटिनो को दिखाते हैं जिसके पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि उनके पास टॉम हैगन है और वो उसे 3 घंटे बाद छोड़ देंगे। कॉल वाले शख्स ने सेंटिनो से कहा कि अपना गुस्सा अपने तक ही रखे, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया, इसलिए अब समझौता करने में ही सबकी भलाई है। सोलोज़ो ने भी टॉम को समझाया कि जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या होगा वो उस पर निर्भर करता है। सोलोज़ो ने टॉम से कहा कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो सेंटिनो को शांत करे और उसे समझाए कि जंग छेड़ने से सिर्फ चीज़ें खराब होगी। अब माइकल भी वापस घर आ गया। मोटे क्लेमेंजा ने माइकल को बताया कि उसके पापा जिंदा है। वे लोग बैठकर यही डिस्कस कर रहे थे कि आगे करना क्या है, और माइकल लगातार लूका ब्रासी को फ़ोन मिला रहा था, लेकिन लूका ब्रासी तो पहले उठ चुका है, तो भला वो फ़ोन कैसे उठाएगा। यहाँ टॉम सबको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जंग में कुछ नहीं रखा, लेकिन सेंटिनो चुप बैठने वालों में से नहीं था। जल्दी ने लूका ब्रासी के बारे में पता चल गया। अगले दिन माइकल के लिए फ़ोन आया। ये केट का फ़ोन था। वो पूछ रही थी कि उसके पापा अब कैसे हैं। माइक ने उसे बताया कि वे अब ठीक है। फिर केट ने उसे आई लव यू बोला, लेकिन मेहमानों की वजह से माइक जवाब नहीं दे पाया। इस बात पर क्लेमेंजा उसका मजाक बनाने लगा। उसने फिर माइक को अपने पास बुलाया और उसे उबले आलू की सब्जी बनाना सिखाया। क्लेमेंजा ने माइक को खास तौर पर समझाया कि जब घर में मेहमान आए तो उन्हें सिर्फ उबले हुए आलूओं की सब्जी खिलाना। फिर माइक बाहर जाने की तैयारी करने लगा। वो अपने पापा से मिलने हॉस्पिटल जाना चाहता था। सेंटिनो ने उसे बिना बॉडीगार्ड्स के नहीं जाने दिया। फिर माइक हॉस्पिटल पहुंच गया, जहां एक भी बॉडीगार्ड नहीं था। वो भागते हुए सीधा अपने पापा के रूम में गया और फिर उसने नर्स से पूछा कि सभी गार्ड्स कहाँ चले गए। नर्स ने उसे बताया कि 10 मिनट पहले पुलिस इंस्पेक्टर सभी गार्ड्स को गिरफ्तार करके ले गया। माइकल ने ये बात तुरंत सेंटिनो को बताई और फिर नर्स की मदद से डॉन कॉर्लियोनी को दूसरे रूम में शिफ्ट किया। माइकल की नज़र कॉरिडोर में ही थी। उसे लग रहा था कि दुश्मन बहुत जल्द उसके पापा को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी आया जो कि गॉडफादर को मारने वाला एक मामूली सा बेकर था। माइकल ने उसे जाने के लिए भी कहा, लेकिन वो माइकी के पापा के लिए कुछ करना चाहता था। फिर माइक ने उसे गेट के बाहर खड़ा कर दिया और उसे अपने हाथ जेब में डालने के लिए कहा, ताकि दुश्मनों को लगे कि उनके पास हथियार है। और हुआ भी ऐसा ही। दुश्मन उन्हें देखकर वहाँ से निकल लिए। इस सब में बेचारे बेकर की हालत खराब हो गई। अगले ही पल यहाँ पुलिस आ गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने माइक को गिरफ्तार करने के लिए कहा, लेकिन माइक एक वॉर हीरो था, इसलिए वे उसे गिरफ्तार करने से पहले डर भी रहे थे। तभी माइकी ने इंस्पेक्टर से पूछा कि सोलोज़ो उसे कितना पैसा दे रहा है। सच्चाई कड़वी होती है और इंस्पेक्टर ये सच्चाई झेल नहीं पाया। उसने गुस्से में माइकल का चेहरा ही बिगाड़ दिया। तभी वहाँ टॉम हैगन आ गया, वो भी प्राइवेट डिटेक्टिव्स को लेके। वकील के सामने इंस्पेक्टर की जरा सी भी नहीं चली और उसे मजबूरन यहाँ से जाना पड़ा। अब उन्हें सोलोज़ो से छुटकारा चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो सोलोज़ो तक पहुँच सके सिवाय माइकल के। सोलोज़ो डील करने के लिए तैयार था, लेकिन सिर्फ माइकल के साथ, क्योंकि वो जानता था कि माइकल एक सिविलियन है और उसके साथ डील करना उनके लिए सेफ रहेगा। माइकल कभी भी अपने पापा जैसा नहीं बनना चाहता था, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए कि उसे अपने पापा को बचाने के लिए एक खूनी बनना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए माइकल एकदम तैयार था। मीटिंग से पहले क्लेमेंजा ने माइक को ट्रेन किया। क्लेमेंजा ने उसे गन चलाने से लेके गन चलाने के बाद क्या करना है सब बताया। और फिर संडे के दिन उनकी मीटिंग एक पब्लिक प्लेस पर फिक्स हुई, जहां क्लेमेंजा ने पहले ही माइक के लिए टॉयलेट में गन छुपा दी थी। मीटिंग पर सोलोज़ो और इंस्पेक्टर आया था, वही इंस्पेक्टर जिसने माइक का थोपड़ा सुझाया था। माइक की मीटिंग के बीच में टॉयलेट गया और वहाँ उसे बंदूक तो मिल गई, लेकिन वो अभी भी श्योर नहीं था कि वो ये काम कर भी पाएगा या नहीं। फिर वो बाहर आया और शांति से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। वे लोग ट्रेन स्टेशन के पास बैठे हुए थे। जैसे ही ट्रेन की आवाज़ तेज़ हुई, वैसे ही माइकल ने सोलोज़ो और इंस्पेक्टर का भेजा खोल दिया और फिर वो बंदूक को वहीं गिराकर वहाँ से निकल गया। कई महीने बीत गए और अब डॉन कॉर्लियोनी भी वापस घर आ गए। टॉम और सेंटिनो ने डॉन को बीते कुछ महीनों की रिपोर्ट दी। उन्होंने डॉन को बिजनेस के बारे में बताया और फैमिली के बारे में भी, लेकिन डॉन कॉर्लियोनी सिर्फ माइकल के बारे में जानना चाहते थे, क्योंकि उन्हें माइकी कहीं नहीं दिख रहा था। तभी टॉम ने उन्हें बताया कि सोलोज़ो को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि माइक ही था। उसने ये भी कहा कि माइकी सेफ है और बहुत जल्द वो वापस घर आ जाएगा। लेकिन डॉन जो नहीं चाहते थे
उसके छोटे बेटे माइकल के साथ वही हो गया। इसके बाद माइकल को दिखाते हैं जो अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ इटली के सिसिली इलाके में घूम रहा था। वो अमेरिका से बेहद दूर था, लेकिन खतरे से नहीं, उसके दुश्मन उसे इटली में भी ढूंढ रहे थे। फिर एक रोज माइकल को एक लड़की दिखी जिस पर से माइक की नजर ही नहीं हटी। बामन का लड़का शायद प्यार में पड़ गया। इसके बाद जब वे कैफे पहुंचे तो वहां उसके बॉडीगार्ड्स ने बुड्ढे को उस लड़की के बारे में बताया। उन्होंने बुड्ढे से ये भी कहा कि वो लड़की एकदम कंचा पीस थी। उन्होंने और भी काफ़ी सारी बातें कही और जब बॉडीगार्ड्स ने बुड्ढे को लड़की के नैन नक्श और कपड़ों के बारे में बताया तो बुड्ढा थोड़ा परेशान हो गया और फिर अंदर चला गया। असल में बुड्ढा उस लड़की का बाप है और अब बापू इनकी सेहत के लिए हानिकारक होने वाला है। लेकिन माइकल होने वाले ससुर जी से बिल्कुल भी नहीं डरा। इवन आप ध्यान दोगे तो माइकल किसी भी चीज़ से नहीं डरता है, या ये कहो कि वो किसी चीज़ का भी सामना करने से नहीं डरता। उसने बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ बुड्ढे की बेटी का हाथ मांगा और जब बुड्ढे को पता चला कि ये डॉन वीटो कॉर्लियोनी का छोटा बेटा माइकल कॉर्लियोनी है तो बुड्ढे ने उसे शादी की मंजूरी दे दी। माइकल और लड़की ने एक दूसरे से जान पहचान की और जल्दी जान पहचान प्यार में बदल गई। इधर सेंटिनो ने देखा कि उसकी बहन कोनी को उसके जीजा कार्लो ने कपड़े लत्ते समझ के खूब धोया। सेंटिनो गुस्से वाला तो था ही, तो कोनी को लगा कि ये कहीं मेरे पति परमेश्वर को मार न डाले। लेकिन सेंटिनो ने उसे समझाया कि वो सिर्फ कार्लो से बात करेगा, भला वो उसके होने वाले बच्चे को पैदा होने से पहले कैसे अनाथ कर देगा। इसके बाद वो कार्लो के पास पहुंच गया और उसने कार्लो को ऐसे धोया जैसे सेंटिनो पैदाइशी धोबी हो। खूब पेलने के बाद उसने कार्लो को चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा उसकी बहन को हाथ लगाया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कार्लो इतनी बुरी हालत में बस ये कह पाया कि अगर मैं हाथ नहीं लगाऊंगा तो फिर तू मामा कैसे बनेगा। इधर माइकल ने शादी कर ली। जिस तरीके से लोग शादी करते हैं उस हिसाब से तो मेरे जैसे इंट्रोवर्ट की कभी शादी नहीं होगी। इधर कार्लो फिर अपनी बीवी को पीटने लगा, वो भी तब जब वो प्रेग्नेंट थी। वही कहते हैं ना, सब कुछ बदल जाता है मगर फितरत नहीं बदलती। जब सेंटिनो को ये बात पता चली तो वो गुस्से से पागल हो गया और इसी गुस्से के चलते वो अकेला ही निकल गया। टोल नाके पे उसकी कार को रुकवा दिया गया और जब तक सेंटिनो को पता चलता कि ये सिर्फ उसे फंसाने की एक चाल थी तब तक बहुत देर हो गई। रात में डॉन कॉर्लियोनी टॉम के पास आए। वो जानना चाहते थे वो बात जो इस वक्त सबको पता है सिवाय उनके। टॉम उन्हें बताने आया था, लेकिन बात इतनी बड़ी है कि बताने से पहले टॉम ने ड्रिंक करना जरूरी समझा। उसने बताया कि उन लोगों ने सेंटिनो को मार दिया है। अब गॉडफादर चाहते थे कि कोई बदला न लिया जाए और ना ही कोई जंग होगी। उन्होंने टॉम से कहा कि माफिया के 5 परिवारों के साथ उनकी मीटिंग करवाई जाए और आखिर में उन्होंने बोनासेरा को फोन लगाने के लिए कहा। वही बोनासेरा जिसकी डॉन ने शुरू में मदद की थी। अगले दिन डॉन और टॉम बोनासेरा के पास गए। बोनासेरा पेशे से एक सर्जन था, एक अलग किस्म का सर्जन जो डेड बॉडीज को खूबसूरत बनाने का काम करता है। डॉन चाहते थे कि उसका बेटा कम से कम ऐसा तो दिखे कि उसकी माँ भी उसे देख सके। इधर माइकल के बॉडीगार्ड ने उसे धोखा दे दिया, जिसके चलते माइकल की बीवी मारी गई। मीटिंग के दौरान गॉडफादर ने सभी माफिया मेंबर्स के सामने ये बात रखी कि वो अब शांति चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। शर्त ये थी कि उनके छोटे बेटे माइकल को वापस अमेरिका में लाने का इंतज़ाम करवाया जाए और जो भी उस पर झूठे चार्जेस लगे हैं उन्हें खारिज करवाया जाए। वीटो कॉर्लियोनी ने यह भी कहा कि अगर मेरे बेटे माइकल पे बिजली गिर गई या फिर कोई ट्रक उसे टक्कर मार गया या जेल में उसने फांसी लगा ली तो वो उसका जिम्मेदार इस कमरे में बैठे कुछ लोगों को मानेगा और फिर जंग 100% शुरू होगी। लेकिन अगर किसी ने भी शांति समझौता नहीं तोड़ा तो वो भी शांति समझौते को कभी नहीं तोड़ेंगे। अब माइकल को वापस आए हुए 1 साल हो चुका था और वो अब जाके केट से मिला। उसने केट को शादी के लिए पूछा और उससे कहा कि वो उसके पापा के बिजनेस को आने वाले 5 साल में पूरी तरीके से लीगल कर देगा। केट ने उस पर विश्वास कर लिया। अब कॉर्लियोनी फैमिली का डॉन माइकल बन चुका था, वही सारे फैसले लेता था और उसके पापा वीटो कॉर्लियोनी उसके सलाहकार के रूप में काम करते थे। अब माइकल ने गद्दी संभाल ली और जो वो कहेगा वही कॉर्लियोनी फैमिली का फाइनल डिसीजन होगा। इसके बाद माइकल अपने भाई फ्रेडो से मिलने लास वेगस गया।
यहाँ उसका भाई फ्रेडो कसिनो के मालिक मो ग्रीन के लिए काम करता था। सबसे पहले तो माइक ने लड़कियों को निकालने के लिए कहा, क्योंकि अब माइक एक शादीशुदा इंसान था और वो भी अपने पापा की तरह एक वफादार मर्द था। वैसे देखा जाए तो माइकल यहाँ फ्रेडो से मिलने नहीं बल्कि मो ग्रीन से मिलने आया था, क्योंकि माइक ने अब मन बना लिया कि वो कसिनो के बिजनेस में अपनी पकड़ बनाएगा और इसकी शुरुआत वो मो ग्रीन के होटल को खरीद के करना चाहता था। लेकिन जब मो ग्रीन ने ये सुना तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसने माइकल से कहा कि अब कॉर्लियोनी फैमिली में उतना दम नहीं रहा जितना गॉडफादर के टाइम पर हुआ करता था। अब मो ग्रीन के पीछे बार्जीनी का हाथ है और उसे कॉर्लियोनी फैमिली से ना कुछ लेना है और ना ही देना। माइकल ने उसे बीच में ही काटते हुए पूछा कि इसलिए तुमने मेरे भाई को पब्लिक में थप्पड़ मारा। मो ग्रीन ने उसे समझाया कि बिजनेस चलाने के लिए कभी कभी हाथ भी उठाना पड़ता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन माइकल के लिए बात बहुत बड़ी थी। उसने सोचने के लिए मो ग्रीन को 1 दिन का वक्त दिया। फिर फ्रेडो उस पर चिल्लाने लगा, ये कहते हुए कि वो लास वेगस में आगे मो ग्रीन जैसे आदमी से पंगा नहीं ले सकता। इसके जवाब में माइक ने फ्रेडो से यही कहा कि कभी भी परिवार के खिलाफ जाकर दूसरों की तरफदारी मत करना, कभी भी। इसके बाद डॉन कॉर्लियोनी ने माइकल को समझाया कि आने वाले कुछ दिनों में बार्जीनी उसके साथ एक मीटिंग रखवाएगा और ये मीटिंग अरेंज करने का काम किसी ऐसे बंदे को मिलेगा जो हमारा वफादार है। तुम वक्त आने पर समझ जाना कि वो वफादार हमारा नहीं बल्कि बार्जीनी का वफादार है, क्योंकि उस मीटिंग के अंदर तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। ये सुनकर माइकल के गोटे मुंह में आ गए, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। इसके बाद गॉडफादर अपने पोते यानी कि माइक के बेटे के साथ खेल रहे होते हैं, तभी उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे। उनके फ्यूनरल पर बार्जीनी भी आया था और फिर टेसियो, जो कि माइकल का वफादार था, उसने माइकल से बार्जीनी के साथ मीटिंग अरेंज कराने की बात की, ठीक वैसे ही जैसे गॉडफादर ने माइक से कहा था। माइक ने चुपचाप टेसियो की बात मान ली और फिर वो अगले दिन कोनी यानी कि अपनी बहन के बच्चे का गॉडफादर बनने के लिए चर्च में पहुंच गया। गॉडफादर माने एक ऐसा व्यक्ति जिसे गॉड ने आपके लिए पिता के रूप में भेजा है। यहाँ गॉडफादर बनने का प्रोसेस चल रहा था और वहाँ बाहर माइकी के आदमी उसके दुश्मनों को ख़त्म करने की तैयारी में लगे हुए थे। बच्चे का गॉडफादर बनने से पहले उसने अपने सभी दुश्मनों को ख़त्म कर दिया, फिर चाहे वो होटल वाला मो ग्रीन हो या बार्जीनी या फिर और कोई जो कॉर्लियोनी फैमिली के खिलाफ खड़ा हुआ था। फिर ये टेसियो को भी अपने साथ ले गए। बेशक आलू पूड़ी खिलाने तो ले नहीं गए होंगे, गद्दारी की एक ही सज़ा, तन सर से जुदा। फिर माइकल फाइनली कार्लो के पास आ गया। कार्लो इसका जीजा जिसने बार्जीनी के साथ मिलकर सेंटिनो को फंसवाया था। माइक ने इससे कहा कि वो उसे माफ़ कर देगा, लेकिन सिर्फ इसी शर्त पर अगर वो अपना जुर्म कबूल कर ले, क्योंकि माइक को पसंद नहीं था कि कोई उसकी समझदारी का मजाक उड़ाए। फिर कार्लो ने कबूल कर लिया और माइक ने उसे माफ़ कर दिया। इसके बाद माइक ने उसे लास वेगस भेजने का फैसला किया। ये पहुंच गया लास वेगस 10,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। कार्लो की मौत के साथ ही माइकल के सभी दुश्मन मारे गए। आखिर में कार्लो की बीवी यानी कि माइकल की बहन कोनी उसके पास आई और उसे बुरी बुरी सुनाने लगी। वो जानती थी कि माइक ने कार्लो को मरवाया है। ये सब सुनकर माइक की बीवी केट बेहद परेशान हो गई। माइक ने उसे मना किया कि उसके बिजनेस के बारे में ना पूछे, लेकिन फिर माइक ने उसे सिर्फ एक बार पूछने के लिए कहा। तो केट ने पूछा कि जो भी कोनी ने कहा क्या वो सच है या नहीं। माइक ने उससे कहा कि वो एकदम झूठ है और इसी के साथ माइकल गॉडफादर डॉन कॉर्लियोनी बन गया। इसका सेकंड पार्ट देखना इससे भी बढ़िया है और सेकंड पार्ट को तो ऑस्कर भी मिला है। मेरा सजेशन तो यही है कि फुल मूवी देखना, हिंदी में डब भी मिल जाएगी। लगभग 3 घंटे 20 मिनट की मूवी है। एक्सप्लेनेशन में कितना ही दिखा पाऊंगा, इसलिए वो आपको पूरी देखनी है, ये आपका होमवर्क है। और इतने दिन से वीडियो इसलिए नहीं आई क्योंकि घर में कुछ इशू चल रहा था जिसे सॉल्व होने में थोड़ा टाइम लग गया। आगे से वीडियो रेगुलर आएंगी और शाउट आउट नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।